गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी, क्लास लाइव हो चुकी है। आप सारे के सारे लोग पूरी तरीके से लाइव हैं। 11 बजकर ठीक 21 मिनट अब हुए हैं। तारीख आपको पता है, 4 मई 2022 है। क्लास पूरी तरीके से लाइव है। आप सभी लोगों का हार्दिक इस्तकबाल, स्वागत, अभिनंदन। जल्दी से सारे के सारे लोग मौजूद हो जाइए। क्लास पूरी तरीके से लाइव है। और मुझे याद दिलाएं, लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे। जहां तक मुझे याद है कि हम लोग मौर्य वंश पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बात की थी चंद्रगुप्त मौर्य और उसके बाद उसके उत्तराधिकारी उसके पुत्र बिंदुसार के बारे में। आज हमें शुरू करना है पढ़ना अबाउट अशोका द ग्रेट, अशोक महान के बारे में। जल्दी से कंफर्म कर दीजिए, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए जी, लेट्स कंटिन्यू। आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत। हम पढ़ रहे थे एंशियंट इंडिया या प्राचीन भारत, और इसमें बात चल रही थी राइज ऑफ मगध, यानी कि मगध के उत्कर्ष के बारे में। और मगध के उत्कर्ष में हम पढ़ रहे थे अबाउट मौर्य डायनेस्टी या मौर्य वंश के बारे में, जिसका शासनकाल लगभग 323 ईसा पूर्व से लेके 185 ईसा पूर्व तक रहा। और इसी में आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बाद मगध में मौर्य वंश का अगला शासक कौन बना? अशोका। हेडिंग डाल लीजिए, अशोका या अशोक। 269 बीसी से लेके लगभग 232 बीसी तक। कल मैंने आपको बताया था कि जब 272 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हुई, तो बिंदुसार की मृत्यु हो जाने के बाद उसके 101 पुत्रों में गृह युद्ध शुरू हुआ, सिविल वॉर शुरू हुई। और इस सिंहासन की लड़ाई को बिंदुसार के दूसरे पुत्र ने जीता, जिसका नाम था अशोका। और इसी ने अपने 99 भाइयों की हत्या करवाकर मगध का सिंहासन प्राप्त किया। और यही शासक भारत के इतिहास का सबसे महान शासक कहलाता है। ही इज कंसीडर्ड एज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इसी के बारे में बात करेंगे। लिखिए सबसे पहला पॉइंट, अशोका किल्ड हिज 99 ब्रदर्स। लिखिए, अशोका किल्ड हिज 99 ब्रदर्स विद द हेल्प ऑफ राधा गुप्त। लिखेंगे, अशोक ने राधा गुप्त की मदद से, अशोक ने राधा गुप्त की मदद से अपने 99 भाइयों की हत्या करवाई। अशोका किल्ड हिज 99 ब्रदर्स विद द हेल्प ऑफ राधा गुप्त। अशोक ने राधा गुप्त की मदद से अपने 99 भाइयों की हत्या करवाई। लिखेंगे, एंड ही बिकेम द नेक्स्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। और ये मौर्य वंश का अगला शासक बना। एंड ही बिकेम द नेक्स्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। और ये मौर्य वंश का अगला शासक बना। और मैंने कल ही आपको बताया था, याद कीजिए, कि चाणक्य का ही शिष्य हुआ करता था राधा गुप्त, जिसकी मदद से अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करवाकर मगध का सिंहासन प्राप्त किया था। लेकिन सबसे पहले आपसे सवाल पूछेंगे कि बताइए, हमें अशोक के नाम का उल्लेख कहां से मिलता है, या वो कौन से सोर्सेज हैं जहां से हमें इस शासक के नाम का पता चला है। तो लिखेंगे इसके नाम के स्रोत, सोर्सेज ऑफ हिज नेम्स, सोर्सेज ऑफ हिज नेम्स या इसके नाम के स्रोत। सबसे पहला इंपॉर्टेंट सोर्स है, लिखेंगे मास्की इंस्क्रिप्शन।
या मास्की अभिलेख कई बार एग्जाम में आ चुका है और कई बार फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा भी जाता है। क्वेश्चन आएगा कि बताइए अशोक के नाम का उल्लेख हमें किस अभिलेख से मिलता है, तो ध्यान रखेंगे मास्की इंस्क्रिप्शन या मास्की अभिलेख, क्योंकि मास्की अभिलेख में ही इस शासक के नाम का उल्लेख हमें मिलता है। किस रूप में? अशोका या अशोक के रूप में। मास्की अभिलेख में ही इसको क्या कहा गया है? अशोक कहा गया है। अगला सोर्स जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। याद कीजिए, कल ही मैंने आपको पढ़ाया था रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जिसे भारत में संस्कृत का सबसे पहला और सबसे लंबा अभिलेख माना जाता है, वही क्या कहलाता है? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन या जूनागढ़ अभिलेख। और जूनागढ़ अभिलेख में ही इस शासक के नाम का उल्लेख मिलता है। किस रूप में? अशोक मौर्य। उसमें लिखा हुआ इसका नाम मिलता है अशोक मौर्य। ये दूसरा सोर्स है, ये दूसरा सोर्स है जहां से हमें नाम की जानकारी मिल रही है। किसके बारे में? अशोक के बारे में। इसके बाद अगला लिखेंगे इन पुराणास या पुराणों में इसे कहा गया है अशोकवर्धन। पुराणों में इसे अशोकवर्धन कहा गया है, तो इसे अशोकवर्धन हमें जानकारी मिलती है पुराणों से। अगला याद रखेंगे, लिखिए गुर्जरा इंस्क्रिप्शन। या गुर्जरा अभिलेख। गुर्जरा इंस्क्रिप्शन या गुर्जरा अभिलेख, जिसमें इसे कहा गया है देवनाम प्रिय अशोक राजा। गुर्जरा अभिलेख में इसके लिए इस्तेमाल किया गया है देवनाम प्रिय अशोक राजा। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे बराबर केव इंस्क्रिप्शन, जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं बराबर गुफा अभिलेख। बराबर केव इंस्क्रिप्शन या बराबर गुफा अभिलेख, इसे कहा गया है देवनाम पियदसी। इसमें बराबर केव इंस्क्रिप्शन में इसे कहा गया है देवनाम पियदसी। ये वो कुछ महत्वपूर्ण सोर्सेज हैं, ये वो कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, स्रोत हैं, जहां से हमें इस शासक के नाम के बारे में जानकारी मिली है। याद कीजिए, मैंने आपको बताया भी था भारत में सबसे पुराने अभिलेख अशोक के ही अभिलेख माने जाते हैं। और अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1837 में पढ़ा गया था। जो किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। और क्योंकि जेम्स प्रिंसेप ने ही सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, इसका मतलब जेम्स प्रिंसेप के ही द्वारा सबसे पहले यह बात रिवील की गई कि इस शासक का नाम क्या था? अशोक।
क्योंकि 1837 से पहले हम ऐसा मानते थे कि ये श्रीलंका का कोई महान शासक था, ये कोई श्रीलंका का महान शासक था और भारत आया था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। लेकिन जब हमारे पुरातात्विदों के द्वारा, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इसके अभिलेखों को पढ़ा गया, और जब जेम्स प्रिंसेप ने बताया कि इस महान शासक का नाम था अशोक, और ये श्रीलंका का शासक नहीं बल्कि भारत में मगध के मौर्य वंश का शासक था, और ये श्रीलंका से भारत आया नहीं था बल्कि इसने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। तो अल्टीमेटली पूरी की पूरी कहानी क्या हो गई, बदल गई, पूरी की पूरी कहानी पलट गई। क्योंकि अभी तक तो हम यही समझ रहे थे कि ये श्रीलंका का शासक है, लेकिन ये तो भारत में ही मगध के मौर्य वंश का शासक निकला। तो हम बात करेंगे सम्राट अशोक के बारे में। लिखेंगे पहला पॉइंट, ही इज ऑल्सो नोन एज चक्रवर्तीन सम्राट ऑफ इंडिया। लिखेंगे इसे भी भारत का चक्रवर्तीन सम्राट कहा जाता है। ही इज ऑल्सो ही इज ऑल्सो नोन एज चक्रवर्तीन सम्राट ऑफ इंडिया। इसे भी भारत का चक्रवर्तीन सम्राट कहा जाता है। इसे भारत का प्रथम चक्रवर्तीन सम्राट कहा जाता है। लिखिए, अशोका गॉट मैरिड विथ अशोका गॉट मैरिड विद महादेवी। अशोक ने महादेवी के साथ विवाह किया। और ध्यान रखेंगे, सिंघली परंपराओं के अनुसार अशोक की प्रथम पत्नी मानी जाती है देवी या महादेवी, हु वॉज प्रिंसेस ऑफ उज्जैन, जो कि उज्जैन की राजकुमारी थी। याद कीजिए कल हमने क्या पढ़ा था। कल मैंने आपको बताया था कि बिंदुसार के शासनकाल में मैंने कल आपको बताया था कि बिंदुसार के शासनकाल में जो अशोक था वो अवंती का राज्यपाल था, अवंती का गवर्नर था। और आप जानते हैं अवंती की ही राजधानी हुआ करती थी, उत्तर में उज्जैन या उज्जैनी और दक्षिण में माहिष्मति। उसी उज्जैन की राजकुमारी हुआ करती थी जिसका नाम था महादेवी, जो अशोक की प्रथम पत्नी कहलाती है। अशोका गॉट मैरिड विद महादेवी। अशोक का विवाह महादेवी के साथ हुआ जो उज्जैन की राजकुमारी थी। और ध्यान रखेंगे, महादेवी से ही अशोक का एक पुत्र हुआ और एक पुत्री। अशोक और महादेवी से ही एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। अशोक के पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा। और अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इन्हीं दोनों को अशोक ने अपने शासनकाल में भेजा था श्रीलंका। किसके लिए? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। तो आप लिख सकते हैं, अशोका सेंट बोथ ऑफ देम, अशोका सेंट बोथ ऑफ देम टू स्प्रेड बुद्धिज्म इन श्रीलंका।
हाँ हाँ जी। तो हमने बात की कि अशोक का प्रथम विवाह महादेवी के साथ हुआ था। महादेवी से ही अशोक का एक पुत्र हुआ था और एक पुत्री। पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। तो आप लिख लीजिएगा, अशोका सेंट बोथ ऑफ देम टू स्प्रेड बुद्धिज्म इन श्रीलंका। अशोक ने इन्हीं दोनों को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। अशोक ने इन्हीं दोनों को अशोक ने इन्हीं दोनों को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। और ध्यान रखेंगे, ये जानकारी तो हमें सिंघली श्रुति यानी कि सिंघली परंपरा से मिला है। लेकिन अशोक के यदि हम बात करें अशोक के अलाहाबाद पिलर के बारे में या अशोक के इलाहाबाद स्तंभ के बारे में, तो ध्यान रखेंगे अशोक के इलाहाबाद स्तंभ में, जिसे क्या कहा जाता है, रानी का अभिलेख कहा जाता है। तो रानी के अभिलेख में या इलाहाबाद स्तंभ लेख में अशोक की एकमात्र पत्नी का उल्लेख मिलता है। किस रूप में? कारुवाकी के रूप में। कहने का मतलब इलाहाबाद स्तंभ लेख ये कहता है कि अशोक की एक ही पत्नी थी जिसका नाम था कारुवाकी या कौरवकी। और ये जो कौरवकी थी ये कलिंग की राजकुमारी थी। शी वॉज प्रिंसेस ऑफ कलिंग। ये कलिंग की राजकुमारी थी। आप जानते हैं अशोक ने अपने शासनकाल में केवल एक युद्ध लड़ा था जो क्या कहलाता है, कलिंग युद्ध कहलाता है, जो कलिंग वॉर कहलाता है। तो इलाहाबाद स्तंभ से इसकी एकमात्र रानी कारुवाकी या कौरवकी का उल्लेख मिलता है जो कलिंग की राजकुमारी थी। और यदि दिव्य वदान की बात करें, भाई देखो अशोक के बारे में हमें जानकारी किससे मिलती है? अलग अलग सोर्सेस से मिलती है, अलग अलग अभिलेखों से मिलती है, अलग अलग ग्रंथों से मिलती है। इसीलिए अलग अलग सोर्सेस से मिलने वाली जानकारी ही मैं आपके साथ क्या कर रहा हूं, शेयर कर रहा हूं। जैसे मैंने आपसे कहा कि सिंघली परंपरा में तो ऐसा कहा गया है कि अशोक की सबसे पहली पत्नी थी महादेवी, उसी से उसका पुत्र हुआ महेंद्र और पुत्री हुई संघमित्रा। और इन दोनों को अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा। लेकिन जब हमने अशोक के इलाहाबाद स्तंभ लेख को पढ़ा तो उसमें हमें जानकारी मिली कि अशोक की पत्नी का नाम था कारुवकी या कौरवकी, जो कि कलिंग की राजकुमारी थी। लेकिन दिव्य वदान से हमें यह जानकारी मिलती है कि अशोक की एक अन्य पत्नी भी थी जिसका नाम था तिशरक्षिता। इसका नाम तिशरक्षिता था। इसकी एक पत्नी का नाम तिशरक्षिता भी मिलता है। और इसके अलावा इसकी एक पटरानी का भी हमें क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। इसकी एक पटरानी भी हुआ करती थी। इसकी एक पटरानी का भी उल्लेख हमें मिलता है जिसका नाम असंधिमित्रा था। इसका नाम था असंधिमित्रा।
कुछ स्रोत या कुछ साक्ष्य हमें ये बताते हैं कि कारुवाकी से ही अशोक के उत्तराधिकारी का जन्म हुआ था, जिसका नाम था कुणाल। क्योंकि अशोक के बाद मगध में मौर्य वंश का अगला राजा कौन बना? कुणाल बना। लेकिन कुछ कुछ सोर्सेस से ये हमें जानकारी मिलती है कि अशोक की पत्नी कारुवाकी या कौरवकी से अशोक के दूसरे पुत्र का जन्म हुआ था, जिसका नाम तिवर था। लेकिन आपको इतना ज्यादा डिटेल में और इतना ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, इतनी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है। क्योंकि हमें मेनली दो पत्नियों के नाम याद रखने हैं, एक महादेवी और एक कारुवाकी। ठीक है। लेकिन एक पटरानी का उल्लेख भी मिलता है जो असंध मित्रा कहलाती थी, या जो असंधि मित्रा कहलाती थी। इसके बाद इन द 8th ईयर ऑफ हिज रूलिंग पीरियड लिखेंगे अपने शासनकाल के 8वें वर्ष। और शासनकाल का 8वां वर्ष कौन सा बैठेगा? 261 बीसी, 261 ईसा पूर्व। लिखेंगे इन द 8th ईयर ऑफ हिज रूलिंग पीरियड, अपने शासनकाल के 8वें वर्ष अशोक ने लड़ा। लिखेंगे कलिंग वॉर। अशोक ने लड़ा कलिंग युद्ध। फेमस है कलिंग युद्ध, फेमस है कलिंग वॉर। यदि गलती से आपसे तिथि पूछ ली जाती है तो तिथि आपको याद रखनी है 261 ईसा पूर्व, क्योंकि ये अशोक ने अपने शासनकाल के 8th ईयर लड़ा था, 8वें वर्ष। तो 269 से 8वां साल कौन सा बैठेगा? 261 बीसी, 261 ईसा पूर्व। कई सवाल आपको एग्जाम में मिलेंगे जो संबंधित होंगे किससे? कलिंग से। आप जानते हैं कि जो आज उड़ीसा है वही उस समय क्या कहलाता था? कलिंग कहलाता था। और कलिंग का युद्ध ही अशोक के शासनकाल में लड़ा गया एकमात्र युद्ध है। तो ध्यान रखेंगे जो कलिंग है वो आज क्या है? ओडिशा। सबसे पहला सवाल बनेगा, जब कलिंग युद्ध लड़ा गया तो उस समय कलिंग की राजधानी क्या थी? तो ध्यान रखेंगे उस समय कलिंग की राजधानी थी तोसली। उस समय कलिंग की राजधानी तोसली थी। दूसरा सवाल आपसे पूछेंगे, व्हाट वाज द रीजन ऑफ या रीजन बिहाइंड कलिंग वॉर? कलिंग युद्ध के पीछे कारण क्या था? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड कलिंग वॉर? तो ध्यान रखेंगे टू गेट एलिफेंट्स। हिंदी में लिखेंगे हाथी प्राप्ति। अब हाथी प्राप्ति युद्ध का कारण कैसे हो सकता है? चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र में यह डिस्क्राइब किया गया है और यह मेंशन किया गया है कि जो कलिंग हुआ करता था वो अपने हाथियों के लिए बेहद प्रसिद्ध था। और कलिंग में बहुत सारे और बहुत ही बेहतर नस्ल के हाथी हुआ करते थे। और ऐसा माना जाता है कि अशोक ने कलिंग के शासक से या कलिंग से हाथियों की मांग की थी, जिन्हें उन्होंने अस्वीकार कर दिया था, उन्होंने ठुकरा दिया था। इसीलिए उन हाथियों को प्राप्त करने के लिए ही अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। और इतिहास का सबसे भीषण युद्ध लड़ा गया कलिंग युद्ध, जिसमें 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए, मौत के घाट उतार दिए गए, और 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को बंदी बना लिया गया था कलिंग युद्ध के दौरान। आपसे पूछेंगे हु वॉज द रूलर ऑफ कलिंग दैट टाइम? कलिंग युद्ध के समय कलिंग का शासक कौन था? नाम ध्यान रखेंगे नंदराज। कलिंग युद्ध के समय कलिंग का शासक था नंदराज। और नंदराज शासक था, इस बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है? तो ध्यान रखेंगे इस बात का सोर्स है एक अभिलेख जिसे कहा जाता है एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन। ये कहलाता है हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख से ही हमें यह जानकारी मिलती है
कि कलिंग युद्ध के समय कलिंग का राजा, कलिंग का शासक था नंदराज। और ये जो एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन है, ये लिखवाया किसने था? तो ध्यान रखेंगे, इसे खारवेल नाम के शासक ने लिखवाया था। इसे लिखवाया था खारवेल ने। और ये खारवेल कौन था? खारवेल वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ चेदी डायनेस्टी। तो ध्यान रखिए, चेदी वंश का सबसे महान राजा हुआ करता था खारवेल। इसी खारवेल के द्वारा हाथी गुफा अभिलेख लिखवाया गया था। और इसी अभिलेख से हमें जानकारी मिली कि कलिंग युद्ध के समय कलिंग का राजा नंदराज था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कलिंग युद्ध इतना ज्यादा भीषण था, भाई 1 लाख से ज्यादा लोग मार दिए गए, 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को बंदी बना लिया गया। इससे अशोक का मन इतना ज्यादा विचलित हुआ कि कलिंग युद्ध के बाद उसने हमेशा के लिए हथियार त्याग दिए, हमेशा के लिए शस्त्र छोड़ दिए और वो अहिंसा के मार्ग पर चल पड़ा। एंड ही बिकेम अ बुद्धिस्ट, और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। लिखिए आफ्टर कलिंग वॉर, लिखेंगे कलिंग युद्ध के बाद। आफ्टर कलिंग वॉर या कलिंग युद्ध के बाद लिखेंगे अशोका बिकेम अ बुद्धिस्ट। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। अशोका बिकेम अ बुद्धिस्ट। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। दो सवाल यहां से बनेंगे। सबसे पहला सवाल आपसे पूछेंगे कि अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षाएं किसके द्वारा दी गई थी, और हु गेव द टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म टू अशोका। तो ध्यान रखेंगे उपगुप्त के द्वारा। कुछ पुस्तकों में नाम मिलता है उपगुप्त का और कुछ में निग्रोध का, दोनों नाम याद रखेंगे। आधे ग्रंथ ये कहते हैं कि उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी, और कुछ कहते हैं कि इसके बड़े भाई सुसीम का एक पुत्र था जिसका नाम था निग्रोध, उसने इसे बौद्ध धर्म की क्या दी थी? शिक्षा। दोनों में से कोई भी ऑप्शन में आपको मिल सकता है, दोनों एक साथ तो नहीं मिलेंगे। अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी उपगुप्त या निग्रोध ने। और आपसे पूछेंगे अशोक का धर्म परिवर्तन, यानी कि अशोक को बुद्धिस्ट बनाने का काम किसने किया? अशोक का धर्म परिवर्तन किसने किया? उसी व्यक्ति ने जिसने तीसरी बौद्ध महासंगीति की अध्यक्षता की थी। और हम सब जानते हैं तीसरी बौद्ध महासंगीति की अध्यक्षता करने वाले बौद्ध भिक्षुक थे, लिखेंगे मोगली पुत्तिस। मोगली पुत्तिस। मोगली पुत्तिस के द्वारा अशोक का धर्म परिवर्तन किया गया। और इसके बाद अशोक ने ना तो अपने शासनकाल में, जीवन काल में कोई भी युद्ध लड़ा, और ना ही इसने दोबारा हथियार उठाए। ये केवल और केवल अहिंसा और धर्म के मार्ग पर चल पड़ा। लिखेंगे इन द 10th ईयर ऑफ हिज रूलिंग पीरियड। लिखिए अपने शासन काल के 10वें वर्ष। इन द 10th ईयर ऑफ हिज रूलिंग पीरियड, अपने शासन काल के 10वें वर्ष, अशोका विजिटेड बोध गया। अशोक ने
बोध गया की यात्रा की? भाई हम सब जानते हैं बिहार में है गया, जो बोध गया कहलाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की थी। और इसके अलावा लिखेंगे इन दी 20th ईयर, और शासनकाल के 20वें वर्ष अशोका विजिटेड लुम्बिनी, अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की। और हम जानते हैं कि दोनों ही स्थान गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध को एनलाइटमेंट या महाज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? बोध गया में हुई थी। और गौतम बुद्ध का या सिद्धार्थ का जन्म हम जानते हैं नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। तो ऐसी भी जानकारी हमें मिलती है कि अशोक ने अपने शासनकाल के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। और जब इसने लुम्बिनी की यात्रा की थी तो इसने जाकर लुम्बिनी को क्या कर दिया था? लिखेंगे ही मेड लुम्बिनी टैक्स फ्री। इसने लुम्बिनी को कर मुक्त कर दिया था। ही मेड लुम्बिनी टैक्स फ्री, इसने लुम्बिनी को कर मुक्त किया। ही मेड लुम्बिनी टैक्स फ्री, इसने लुम्बिनी को कर मुक्त किया। और ही मेड लुम्बिनी टैक्स फ्री, ही मेड लुम्बिनी टैक्स फ्री, इसने लुम्बिनी को कर मुक्त किया। और ध्यान रखेंगे इस बात की जानकारी, क्वेश्चन भी आता है कि बताइए किस अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि अशोक ने अपनी नेपाल यात्रा के बाद, यानी कि अपनी लुम्बिनी यात्रा के बाद उसे कर मुक्त कर दिया था। तो ध्यान रखेंगे इस बात की जानकारी हमें मिलती है रोमन देई पिलर एडिक्ट से। हिंदी में लिखेंगे रोमन देई स्तंभलेख। ये जानकारी हमें मिलती है रोमन देई स्तंभलेख से। रोमन देई स्तंभलेख या रोमन देई पिलर एडिक्ट से ही हमें जानकारी मिलती है अशोक के द्वारा लुम्बिनी की यात्रा करने और उसके लुम्बिनी को कर मुक्त करने की जानकारी। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे अशोका फाउंडेड अ सिटी नेम्ड श्रीनगर इन हिज रूलिंग पीरियड। लिखेंगे अशोक के ही द्वारा
अशोक के ही द्वारा इसके शासनकाल में श्रीनगर नामक शहर की स्थापना की गई। भाई जो श्रीनगर है इसको बसाने वाला ही शासक कौन है? अशोक। इसके अलावा लिखेंगे ही बिल्ट, अशोका बिल्ट सांची स्तूप। अशोका बिल्ट सांची स्तूप एंड धमेक स्तूप। अशोक ने ही सांची के स्तूप और धमेक स्तूप का निर्माण करवाया था। हम सब जानते हैं सांची का स्तूप कहां पर है? मध्य प्रदेश में। और धमेक स्तूप वाराणसी के सारनाथ में है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बौद्ध धर्म में या बौद्ध भिक्षुकों के शरीर, बौद्ध भिक्षुकों के शरीर के अवशेषों पर ही बनाए जाने वाली पवित्र इमारतों को, पवित्र स्मारकों को क्या कहा जाता है? स्तूप कहा जाता है। और भारत का सबसे बड़ा स्तूप ही कौन सा कहलाता है? सांची का स्तूप कहलाता है, जो मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा अगला पॉइंट लिखेंगे, लिखेंगे ही प्रोहिबिटेड, अशोका प्रोहिबिटेड अशोका प्रोहिबिटेड एनिमल सैक्रिफाइसेस और एनिमल सैक्रिफाइस इन हिज रूलिंग पीरियड। अशोक ने अपने शासनकाल में पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया। अशोक ने अपने शासनकाल में पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया। अशोका प्रोहिबिटेड एनिमल सैक्रिफाइस इन हिज रूलिंग पीरियड। अशोक ने अपने शासनकाल में पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया। और लिखेंगे ही वॉज फर्स्ट रूलर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ये भारत के इतिहास का प्रथम शासक था। ही वॉज फर्स्ट रूलर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये भारतीय इतिहास का प्रथम शासक था। ही वॉज फर्स्ट रूलर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये भारतीय इतिहास का प्रथम शासक था। हु बिल्ट नेशनल पार्क्स इन इंडिया, जिसने भारत में राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण करवाया। हु बिल्ट नेशनल पार्क्स इन इंडिया, जिसने भारत में राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण करवाया। तो ध्यान रखेंगे, भारत के इतिहास में सबसे पहले नेशनल पार्क्स या राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण कराने वाला भी कौन हुआ? अशोक। इसके बाद देखेंगे, इन द लास्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ, लिखेंगे एट द लास्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ, लिखिए अशोका डोनेटेड, अशोका डोनेटेड बराबर केव्स टू आजीवकास। लिखेंगे अपने जीवन के अंतिम समय में, अपने जीवन के अंतिम समय में अशोक ने बराबर की गुफाएं आजीवकों को दान में दी।
अशोका डोनेटेड बराबर केव्स टू आजीवकास। अशोक ने बराबर की गुफाएं आजीवकों को दान में दी। और अशोक के द्वारा बराबर की गुफाएं आजीवक संप्रदाय के लोगों को दे देने से ही हमें ये जानकारी मिलती है, हमें पता चलता है कि शायद अशोक ने अपने जीवन के अंतिम समय में आजीवक संप्रदाय को फॉलो करना या आजीवक संप्रदाय को मानना शुरू कर दिया था। इसीलिए इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि अशोक ने अपने जीवन काल में 3 धर्मों का पालन किया। कलिंग युद्ध से पहले यह शिव का उपासक बताया जाता है और इसके द्वारा शिवलिंग पूजा किए जाने के हमें क्या मिलते हैं, एविडेंसेस मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद इसने बौद्ध धर्म अपनाया, इसने ये बुद्धिस्ट बन गया, इसने बौद्ध धर्म अपनाया और जीवन के अंतिम समय में इसने आजीवक संप्रदाय धर्म का पालन किया, आजीवका सेक का पालन किया, जिसका पालन इसका पिता बिंदुसार किया करता था। तो फाइनली लगभग 232 ईसा पूर्व के आसपास अशोक की मृत्यु हुई और अशोक के उत्तराधिकारी बने। लिखेंगे अशोक के उत्तराधिकारी, सक्सेसर्स ऑफ अशोका। अशोक के उत्तराधिकारी या सक्सेसर्स ऑफ अशोका। अशोक के बाद मौर्य वंश का अगला शासक बना कुणाल। अशोक के बाद मौर्य वंश का अगला शासक बना कुणाल, लगभग जिसका शासनकाल 232 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 224 ईसा पूर्व तक है। कुणाल के बाद अशोक का ग्रैंडसन, अशोक का पोता, पौत्र जिसका नाम था दशरथ। अशोक का उत्तराधिकारी हुआ कुणाल। अशोक का उत्तराधिकारी हुआ कुणाल। कुणाल के बाद हुआ दशरथ। दशरथ का शासनकाल लगभग 224 ईसा पूर्व से लेके 216 ईसा पूर्व तक रहा। इसके बाद जानकारी मिलती है किसकी, संप्राति। लगभग 216 बीसी से लेके 207 बीसी तक एक और शासक का उल्लेख मिलता है जिसका नाम है संप्राति। इसके बाद एक और शासक का नाम मिलता है जिसका नाम था संप्राति, जो कि दशरथ का क्या था, उत्तराधिकारी। और इसके बाद केवल नाम याद रखेंगे और पूछेंगे हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। और यदि आपसे पूछे कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हुआ, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो नाम ध्यान रखेंगे, द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी वॉज बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ हुआ। हमने बृहद्रथ नाम का एक और शासक पढ़ा था, याद कीजिए, जब हमने राइज ऑफ मगध शुरू किया था तो मगध में हमने सबसे पहले बृहद्रथ वंश की ही बात की थी, जिसका संस्थापक भी कौन था, बृहद्रथ।
पर ईयर याद रखना जरूरी है मेरे भाई, कलिंग युद्ध का ईयर याद रख लीजिए बस, अशोक में, इसके अलावा तो और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए जी, तो हमने आज बात की किसके बारे में, अशोक के बारे में। आज की कहानी को यहीं तक रखते हैं। कल आपसे मुलाकात होगी और कल हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी मौर्य वंश बाकी है। ठीक है, कल हम मुलाकात करेंगे दोबारा से और कल हम बात करेंगे अशोक के अभिलेखों के बारे में, इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका। चलिए जी, आज की कहानी यहीं तक। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।